के राय साहब, जरा एक दो चीजें मैं इसलिए दर्शकों को बताता चलूं। एक जनरल ये है ना कि सेवन सिस्टर्स, वो जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरा बीजेपी के कब्जे में है और फलाना है, एक ये गलत नैरेटिव है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर उसको गणित के हिसाब से देखें तो वोट परसेंटेज कांग्रेस का ज्यादा असम में था, बीजेपी का कम था, लेकिन सीटों का गणित ठीक नहीं हुआ। कांग्रेस को ये होमवर्क भी अपना करना पड़ेगा, या विपक्ष को अपना ये होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वहां दूसरा मैं ये भी बता दूं, मणिपुर जहां पे इनकी सरकार, इनका और इस देश के हम और आप, मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए हम उस मणिपुर की जनता से माफी भी मांगते हैं और शर्मिंदा भी कि इस देश के लोग मणिपुर के साथ जो कर रहे हैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ही शेमफुल, और हम सब लोग उसके लिए कहीं ना कहीं मानते हैं कि हम लोग प्रायश्चित करते हैं। लेकिन मणिपुर में एक चीज सर मैं याद दिला दूं, मणिपुर की 2 सीटें थी और दोनों सीटें इस बार कांग्रेस जीती है इस लोकसभा में। नागालैंड में 1 सीट है, नागालैंड की कितनी बात करते हैं इनकी सरकार, वो 1 सीट कांग्रेस जीती है। मैं मेघालय में वहां कांग्रेस जीत के आई है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि नॉर्थ ईस्ट एक जमाने में कांग्रेस के ऊपर नॉर्थ ईस्ट विश्वास करता था, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह की, और खास करके बीजेपी जिस तरह की जहरीली राजनीति करते हैं, वो कुछ समय तक तो लगा था कि वो बिल्कुल सबको अपने में बहा ले जाएगी, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि आपको फिर से किसी ना किसी डेवलपमेंट की बात करनी होगी। नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज दूसरे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के इश्यूज दूसरे हैं, हर स्टेट के इश्यूज दूसरे हैं, नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज दूसरे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर, आप जब भी नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी पैर रखेंगे, मणिपुर चीख चीख के आपसे जवाब मांग रहा होगा। हो सकता है कि आज की तारीख में लोगों को लगे कि असम में इससे क्या होता है, नहीं, असम में नहीं, पूरे देश में मणिपुर की जो चीख है वो सुनाई देगी। और मैं उसमें आपसे सिर्फ ये समझना चाहूंगा के राय साहब कि ये कांग्रेस जो चेंज हो रही है उसमें बात ये भी हो रही है, मैं अभी 2-4 दिन पहले किसी शो में था और मुझे उसमें याद है, उसमें आशुतोष भी थे, आपके यहाँ के सीपी राय साहब भी थे। आशुतोष जी का कहना यह था कि ये जो ट्रोल आते हैं इनको एक बार मन बना के इन ट्रोलों को इनका जो स्थान है वहां तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। और इसमें आप 2 लोग वकील हैं, आलोक जी इसमें वकील हैं, आप इसमें वकील हैं, मुझे लगता है कि एक बार इस पे भी मुहिम चला देनी चाहिए। टाइम लगेगा, थोड़ा साधन लगेंगे, लेकिन एक बार ये जो जिस तरह का अनर्गल प्रलाप, गाली गलौज करते हैं उसमें अगर, अच्छा ये इतने डरपोक हैं, 1-2 को भी अगर आप उनकी जगह पहुंचा देंगे तो बाकी अपने आप ही शांत हो जाएंगे। ये कोई भी कार्यक्रम जब शुरू होता है तो 10 मिनट चुप रहते हैं, फिर उनका वहां से डायरेक्शन आता है कि ये लाइन लेके अब इस पे पूछो कि कश्मीर, और फिक्स क्वेश्चन है, कश्मीरी पंडित का क्या हुआ था, फलाना में क्या हुआ था, 62 में वो हारे थे, वो फिक्स क्वेश्चन है, और हिंदू मुस्लिम की बात तो करनी ही करनी है। ऐसे में जो राहुल गांधी हैं वो मूल मुद्दे उठा रहे हैं, और देश अब सवाल धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा से मांग रहा है, और उसी कड़ी में गौरव गोगोई को वहां भेजना मेरे आपके हिसाब से क्या ये एक साहसिक कदम है या ये एक पॉलिटिकली करेक्ट कदम है? और गौरव गोगोई हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने कितने ताकतवर या कितने हल्के महसूस होंगे, जरा उस पर आपकी राय क्या है? आदरणीय पाठक जी ने सारी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि आपने असम के बहाने पूरे नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर स्टेट का भी सवाल उठाया। तो इस निगाह से भी देखा जाना चाहिए कि वो कितना संवेदनशील एरिया है। 7 सिस्टर स्टेट्स 4 देशों की सीमाओं से मिलती है, जिसमें म्यांमार है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें चीन है और भूटान है। और इस बार जो भारत और पाकिस्तान के सीमा के तनाव में ये दिखा कि कैसे सारे के सारे पड़ोसी भारत देश के खिलाफ खड़े हैं। बांग्लादेश भी, अभी बांग्लादेश के यूनुस साहब गए थे नेपाल की यात्रा में, और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है रीजनल कोऑपरेशन का, जो भारत के खिलाफ जितने छोटे छोटे देश हैं वो इकट्ठा हो जाए। और बिल्कुल इन्होंने सिलीगुड़ी के पास बांग्लादेश का जो पुराना द्वितीय युद्ध का जो एयरपोर्ट था बंडन, उसको चीन से कहा कि इसको मॉडर्नाइज करिए। और जब आप 7 सिस्टर स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी के पास 22 किलोमीटर का,
उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और भाजपा ने और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से भारत विरोधी ताकतों को भड़काया है, उकसाया, उनको मजबूत किया, उनको हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य किया, जिस तरह से CAA के दौरान असम में उन मुस्लिम लोगों को भी जेलों में बंद रखा जो भारत की सेना में थे और जो कारगिल की लड़ाई में मेडल प्राप्त किए थे, और दुनिया इस बात को जानती है। तो ये जो एक इतना बड़ा साहसिक और इतना बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से समझदारी भरा कदम उठाया है राहुल गांधी ने, वो समझदारी उनकी उसी दिन से दिख रही, जैसे आदरणीय पाठक जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो समझदारी, वो साहस, वो जोखिम लेने की आदत जो राहुल गांधी ने अपने अंदर विकसित किया है, कि उसका एक उदाहरण है। इसी नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने अपने पैर रखे थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत उन्होंने मणिपुर से की थी, और चंद्रचूड़पुर का जो रिलीफ कैंप था, जहां पर राहुल गांधी को जाने के लिए प्रशासन किसी भी तरह से कह रहे थे वहां गोलियां चल रही हैं, वहां पे दोनों समुदाय के बीच में आमने सामने की लड़ाई की स्थिति है। राहुल गांधी गए, उसके बाद दोबारा गए, वो वहां पे जोरहाट से उतर कर वहां के इंटर कॉलेज में शरणार्थियों के बीच में उस समय गए जब वहां गोली चलने लगी। तो राहुल गांधी ने ये जो किया, और आप जो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कौन तुलना करने की, पिछला जो 2024 का चुनाव था, हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा था कि आप जो एक सुरक्षित जगह से लड़ते हैं, जीतते हैं, अगर आपके अंदर असम की जनता आपको चाहती है तो आप जोरहाट से लड़के देख लो। और एक चुनौती जो है गोगोई ने स्वीकार किया, जोरहाट से लड़े, और सारी दुनिया जानती है कि पूरा का पूरा जो है हेमंत बिस्वा शर्मा का कैबिनेट वहां पर बैठा हुआ था। पूरा हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के कॉन्स्टिट्यूएंसी मीटिंग कर रहे थे, चौराहे चौराहे उन्होंने सभाई की थी कि किसी भी तरह से ये गोगोई को पराजय मिले। और गोगोई जीते 1,44,000 वोट से, और गोगोई लगातार 3 बार से सांसद हैं। और गोगोई को संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, जिन लोगों ने वक्फ बिल के सवाल पर राहुल गांधी कहां बोले, गोगोई ने जिस तरह से भाषण किया पूरे देश को, पूरी दुनिया को, और वक्फ एक्ट की तरफ निगाह रखे हुए इस्लामिक 57 कंट्रीज को जिस तरह अपनी तरह ध्यान खींचा, वो अभूतपूर्व है। वो लग रहा था कि देश का एक बहुत बड़ा भावी निर्माता बोल रहा है। हम लोग खुद, मतलब एक नॉर्थ ईस्ट के हम लोगों ने संगमा को भी सुना, किरण रिजिजू को भी सुना, और लोगों को भी सुना है। और उन लोगों के साथ, संगमा के साथ तो उत्तर प्रदेश के चुनावी सभा में भी मैं बोला हूं, लेकिन इतना स्पष्ट, इतना कम्युनिकेटिव हिंदी जो है वो किसी की नहीं थी। संगमा साहब की नहीं थी, किरण रिजिजू की भी नहीं है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2016 तीन बार से लगातार उनके पिता मुख्यमंत्री थे। उनके और ये जो विरासत उनको मिली है, पिता से राजनीति तो मिली है, लेकिन पिता से खानदानी सियासत की बुराइयां उनको नहीं मिली है। इसीलिए यही कारण है कि सबसे बड़ी समस्या जो असम के चीफ मिनिस्टर के सामने है वो गोगोई की उपस्थिति। इसलिए लगातार पिछले 6 महीने से उनकी पत्नी जो ब्रिटिश मूल की हैं, उनको ISI का एजेंट बनाना, वहां उनके खिलाफ SIT तक गठित की गई, उन्होंने गठित किया है। और देख लीजिए कि पिछला 2024 का चुनाव के नतीजे जो कह रहे थे कि एक तरफा वहां पर भाजपा की जीते, भाजपा का समीकरण वहां उलट गया है। मणिपुर के दोनों सीट कांग्रेस ने जीता, असम में भाजपा से 3 सीटें जीता, मेघालय में इन्होंने भाजपा से सीट लिया, और बाकी राज्यों में भी भाजपा की ही सीट उन्होंने जीता। कांग्रेस का एक रिवाइवल हो रहा है। कांग्रेस जो पिछली बार जो भाजपा वहां पर 15 सीट पाई थी नॉर्थ ईस्ट में, वो 13 सीट पे आके सिमट गई। और भाजपा, जबकि भाजपा नॉर्थ ईस्ट में उन पार्टियों के साथ समझौता की जिसको भारत विरोधी कहा जाता, जो अलग होने और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इसलिए मैं इस चीज पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं, 6 क्या 7 नहीं 8 स्टेट है 6th शेड्यूल में,
और 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस काउंसिल की बात की गई है। इसमें भी किसी तरह से केंद्रीय कानूनों का हस्तक्षेप नहीं होता। वहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल बनाने की जैसे हम असम में है, सारे स्टेट में है। तो वो सारी जगहों पर भाजपा का जो सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स है वो इस तरह के स्थानीय जो स्वशासन प्रणाली है, जो वहाँ के ट्राइबल्स की अपने नियम कानून है जो लागू करते हैं, उसमें भाजपा बार बार हस्तक्षेप कर रही है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का हिस्ट्री आप जानते हैं कि अगर राजनीतिक रूप से उन पर हस्तक्षेप किया गया बहुत ज्यादा, जैसे झारखंड हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, उसमें आदिवासी लोगों के जो अपने जैसे छोटा नागपुर का जमीन भूमि का कानून है, तो उसको बदलने की जो भाजपा ने कोई विशेषाधिकार है जो 7 राज्यों को मिला है, उसको बचाने के लिए जरूरत है, क्योंकि उसको बचाने के लिए उससे जरिए उनके प्राकृतिक संसाधन बचेंगे। और खास तौर पे वहां पे गैस के बहुत बड़ा भंडार है नॉर्थ ईस्ट में। और ये सारे अडानी और अंबानी जैसे लोग, क्योंकि पूरा का पूरा मैत्रेयी और कोकू की लड़ाई क्या थी, ये उस पहाड़ को खाली करके अडानी को देना चाह रहे थे। मैं के राय साहब आपके पास आ जाऊं, क्योंकि मैं फिर डॉक्टर राकेश के पास जाऊंगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आज चूंकि नेहरू जी की याद दिला दी आलोक तिवारी साहब ने, आज पुण्यतिथि है। नेहरू का तो भाई कोई जवाब नहीं, लेकिन मुझे एक बार 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 लगती है कि नेहरू 2 चीजों का प्राइस दे रहे हैं। नेहरू एक तो इस बात का प्राइस दे रहे हैं कि नेहरू भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, एक बहुत ही मजबूत बुनियाद रखी, और उनको हिलाने का प्राइस दे रहे हैं। लेकिन ज्यादा बड़ा ताकत, और ये अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं, नेहरू गांधीवादी होने का भी प्राइस दे रहे हैं, क्योंकि आज नेहरू पर अटैक मूल रूप से गांधी की बुनियाद पे अटैक है। क्योंकि उस गांधीवादी सोच का एक स्वरूप जो आजाद भारत के रूप में हमें देखने को मिला, उसकी बुनियाद के हर पत्थर में कहीं ना कहीं गांधी है, जो नेहरू ने रखी बुनियाद, वो उस बुनियाद को हिला के मूल रूप से गांधी की विचारधारा को हिलाने में, इसलिए इसको थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है। और आप इलाहाबाद में बैठे हैं, उससे आपसे ज्यादा कोई, मैं अभी भी उसको प्रयागराज, मुझे याद नहीं रहता है, शायद ये अभी तक मालूम नहीं, आप बताएंगे कि ये कहीं कोई धारा तो नहीं लग जाएगी इलाहाबाद बोलने से, क्योंकि अब तो ये भी है कि धारा लगा देंगे। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठे हुए हैं, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट बोल दूं, उसका नाम तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ही है। नेहरू को क्या ये जानबूझ के इसलिए हिलाते हैं कि वो है? और राहुल गांधी अपनी लेगेसी को आज तक नहीं बाहर लाते हैं। राहुल गांधी की लेगेसी भाई जिसके पिता, जिसकी दादी के यहां तो इसी पर रोने लगते हैं, मुझे मारने का प्लान था, पंजाब में झूठे मूठे करके मुझे मारने का प्लान था, ये सब करना है। मैं जरा नेहरू पे एक छोटा आपका वक्तव्य ले लूं, वो जरूरी है क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, उस पर अलग से हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन इस पे जरा एक आपकी टिप्पणी ले लूं, राय साहब। बहुत मौजू बात है कि आज 27 मई है और हम लोग नेहरू को याद करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। मैं एक और सामयिक बात इसमें रख दूं कि जिस तरह से राहुल गांधी बदले हैं, उसी तरह से कांग्रेस बदल रहा है। और पहली बार मैंने देखा कि 27 मई को प्रदेश व्यापी स्तर पर कांग्रेस ने अपने कार्यालय पे या सार्वजनिक जगहों पर जिस तरह से नेहरू जी को याद किया है और व्यापक कार्यक्रम किया है, ऐसा पिछले 10-20 साल में हमने नहीं देखा था। केवल आनंद भवन में एक फॉर्मेलिटी होती थी। तो इससे लग रहा है कि नेहरू एक लीडर के तौर पर भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन के एक महानायक के तौर पर जो उभरे थे, वो कांग्रेस के अंदर भी वो सारी चीजें जा रही, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन सवालों को उठाया है वो नेहरू के बाद की राजनीति के सवाल है। नेहरू के समय जो सवाल था वो राष्ट्र निर्माण का सवाल था। इसलिए नेहरू जी ने गांधीवाद को, गांधी विचारधारा को, गांधी की जो स्वराज था, गांधी का जो आर्थिक दर्शन था, उसको समय के साथ साथ थोड़ा परिष्कृत भी किया है और थोड़ा सा उसे मॉडर्नाइज भी किया है। इसीलिए नेहरू जी ने जो जब देखा कि संसाधन हमारे देश में कम है, तो इसीलिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर चलने की कोशिश किया। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़े बड़े इस देश में जो बिरला थे, जो टाटा थे, उन लोगों को भी इसमें जोड़ा। और देश में पहली बार IIT बना, एम्स बना, देश में पहली बार यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े बने, और देश में
कृषि के क्षेत्र में भाखड़ा नंगल बांध जैसा, तो नेहरू की जो दृष्टि थी वो समग्र भारत की दृष्टि थी। और ये नेहरू में एक खास बात और थी, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया या ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के पन्नों से आप गुजरे तो लगेगा कि नेहरू जी इस देश की भाषा, इस देश की संस्कृति, इस देश का धर्म और इतिहास और इस देश के रीति रिवाज सबको बहुत गहरे से समझे हुए थे। इसीलिए वो ट्रू सेकुलर और एंटी कम्युनल व्यक्ति थे। नेहरू जी ने सारा जीवन आरएसएस के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, सावरकर के सवाल पर, और जितना भी इस तरह के जो उस समय मुंजे थे, उस समय गोलवरकर थे, ये इन सारे लोगों के खिलाफ एक वैचारिक अभियान छेड़ा था। और उसमें सारा देश ही नहीं, सारा देश सारे सोशलिस्ट साथ थे, चाहे नरेंद्र देव हो, चाहे आसिफ अली हो, चाहे लोहिया जी हो, ये सारे लोग नेहरू जी के साथ खड़े हुए थे। तो नेहरू जी के दर्शन को मैं तो कहता हूं कि एक नेहरूवियन एरा जो है, एक नए संदर्भ में राहुल गांधी लेके आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो जिस तरह से संविधान बचाओ का नारा दिया, जिस तरह से उन्होंने जाति जनगणना का नारा दिया, और जिस तरह से उन्होंने नेता अपने बीच से निकाले, जैसे उत्तर प्रदेश में अजय राय को देख लीजिए, जैसे गोगोई असम में जा रहे हैं नेतृत्व करने। गोगोई का भी कंट्रीब्यूशन मानिए कि जो 7 सेंट्रल स्टेट में कांग्रेस का रिवाइवल हुआ, जहां पर 30 के 30 सीटों, जहां पर जोरहाट में जमानत जब्त करने की दावा करते थे, राहुल गांधी के इसी आक्रामक अभियान की देन है कि उत्तर प्रदेश के कारण, सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली, पाठक जी की बात से मैं 100% सहमत हूं कि अगर राहुल गांधी का कैंपेन उत्तर प्रदेश में न रहा होता और दलित से लेकर मुस्लिम से लेकर अति पिछड़ों ने इंडिया अलायंस की तरफ रुख न किया होता, तो 37 सीट नहीं मिल सकती थी समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस के इस वैचारिक अभियान की देन थी जिसमें अखिलेश जी साथ लिए, और ये राहुल गांधी की दिन थी कि पहली बार जो 400 पार वाली पार्टी थी उसको संसद में बहुमत नहीं मिला, और सिर्फ नीतीश कुमार अगर साथ दिए होते तो दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनती। तो ये जो दूसरा फेज है, जो 2 यात्राओं के बाद जो राहुल गांधी ने जो लिया, जिसपे आपने कृष्णा वल्लू का जिक्र किया, जिसमें और सारे लोग, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पर भी चर्चा होना चाहिए कि किस समाज से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष चुना, और जिसमें अभी राहुल जी, जिसमें अभी कन्हैया कुमार ने पलायन रोको रोजगार दो का बहुत सफल एक अभियान चला है, वो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सक्रियता दिख रही है। तो राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट की भी चिंता है, और ये जो गोगोई साहब को उन्होंने प्रदेश का कार्यभार दिया है, इससे बेहतर आदमी जो है वो सिर्फ असम के लिए नहीं है, वो 7 सिस्टर स्टेट के लिए है, वो सीमाओं की सुरक्षा के लिए। और राहुल गांधी में जो और भी है, राहुल गांधी को ये एहसास हुआ कि इनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, इनकी लड़ाई संघ और उनके 54 आनुषंगिक संगठनों और नोटबंदी के समय लूटे गए धन से है। इसीलिए वो एक आक्रामक तेवर के साथ, आप देख लीजिए सीज फायर के बाद जिस समय गली में छिपे घूम रहे हमारे मोदी जी और शाह साहब, उस समय राहुल गांधी फोर फ्रंट पे इस सरकार पे हमला कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, और वो सारे सवालों का जवाब पूरा देश आज भाजपा से पूछ रहा है। और पहले व्यक्ति हैं, पाठक जी ने उसकी तरफ इशारा किया था, पहले व्यक्ति हैं जो पहले दिन से राजनीति में अकेले व्यक्ति हैं पूरे इंडिया अलायंस और पूरे अपोजिशन पार्टी में, जो भाजपा के साथ साथ संघ पे बराबर से हमलावर है, और संघ को उन्होंने बैक फुट पर लाने के लिए जगह जगह काम किया है। तो ये सारा नेहरू की लिगेसी है, यह महात्मा गांधी की लिगेसी है, और आज 27 मई को उनको याद करने से ज्यादा प्रासंगिक कोई बात नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि असम में जिस तरह से उन्होंने एक सांगठनिक निर्णय लिया, जिस तरह से G23 वालों के साथ सख्ती किया, लोग बहुत बहस कर रहे हैं कि आप साहब वो त्रिवेंद्रम के जो सांसद हैं उनको अपनी लिस्ट में नहीं डाला। ये इस अनुशासन पे राहुल गांधी को खड़ा ही होना पड़ेगा कि जो भीतर बाहर कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहा है, जो प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर कर रहा है, जो चुनाव में दूसरे तरह के समीकरण बैठा रहा, वो बहुत अच्छा वक्ता है, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, वो उसका विदेश संबंध बहुत अच्छा, इसके नाते कोई वहां पर डिबेट कंपटीशन में नहीं जाना है।
पूरे दुनिया में इन लोग कौन पूछ रहा है? केवल भारत का जो सूचना माध्यम है वही इनको सुन रहा है। ये यहाँ तक कि अमेरिका में भी, आप तो अमेरिका से हो क्या है, आपने युद्ध के समय देखा कि एक भी खबर नहीं छपती थी भारत की, सिवाय इसके कि राफेल के गिर जाने के बाद जो पूरा वार इंडस्ट्री है उसमें तहलका मचा हुआ था, उतनी खबर छपती थी। अभी ये जो 36 देशों के लिए लोग पर्यटनकारी जो निकले हैं, कोई नहीं पूछ रहा, केवल इंडियन डायस्पोरा के लोग। अभी न्यूयॉर्क में इनके ऐतिहासिक भाषण पे इतनी विवेचना हो रही है, जो अपने कांग्रेस के सांसद हैं वो केवल भारतीय लोग सुन रहे थे और भारतीय मीडिया। हम रोज राइटर को और गार्जियन को और न्यूयॉर्क टाइम को एक बार पलटते हैं इस पे, इंटरनेट पे, कोई खबर हमको इनकी यात्राओं की नहीं मिल रही है और सबकी हालत खराब है। ये निशिकांत दुबे सऊदी अरब में भूल गया, धर्म देखकर गोली मारते हैं, कह रहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये वहां पर सीधे एकदम बिल्कुल सेकुलर आदमी की तरह से अपने इसने जानवर वाले दांत इसने छिपा लिए हैं। तो एक बहुत मक्कार, एक बहुत गालीबाज, एक बहुत धोखेबाज मुख्यमंत्री के खिलाफ असम के जो गोगोई साहब को यह जिम्मेदारी दी गई है, ये बहुत बड़ी दूरदृष्टि का काम है और गोगोई उसको साबित करेंगे, सिर्फ असम के लिए नहीं, बाकी सारे 7 स्टेट के लिए जो नतीजे आएंगे वो बहुत रोमांचक होंगे। और मैं समझता हूं कि नॉर्थ इंडिया में भी कांग्रेस को कुछ ठोस पहल कदमी लेनी चाहिए, जैसे बिहार में लिया वैसे उत्तर प्रदेश में भी लेनी चाहिए।